नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। ये रहा आज का सवाल। एरियस किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई एक पहल है? और इसका जवाब देंगे हम आपको वीडियो के अंत में। आपको बताएंगे इसके गठन कब हुआ और इसके अंतर्गत क्या क्या विभाग आते हैं, इसका क्या काम है और बहुत सारी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए आज का करंट अफेयर। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। ला गणेशन ने किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। बता देना चाहेंगे पूर्व राज्यसभा सांसद ला गणेशन ने इम्फाल में मणिपुर के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.वी. संजय कुमार ने ला गणेशन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणेशन को अंतरिम राज्यपाल गंगा प्रसाद के स्थान पर मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया था। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को निवर्तमान राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला के स्थान पर मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नई समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब है असम ने स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मैरीन स्टडीज की नई स्थापना की है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई के तहत असम के गुवाहाटी में समुद्री अध्ययन पर एक कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा की। गुवाहाटी में पांडु में एक नई जहाज मरम्मत सुविधा की स्थापना के लिए पहले भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण और हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके लिए तकनीकी सहायता IIT मद्रास द्वारा प्रदान की जाएगी। माई पैड माई राइड MPMR परियोजना नाबार्ड की एक पहल हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की गई? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा में इस पहल की शुरुआत की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में माई पैड माई राइड MPMR परियोजना के लॉन्च किया। यह परियोजना नाबार्ड और NAB फाउंडेशन की एक पहल है जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सहायता, अनुदान, मजदूरी सहायता और उपकरणों के माध्यम से बेहतर आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता प्रदान करती है। पहल के तहत एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन, 2 महीने के लिए कच्चा माल, 50 दिनों की मजदूरी, सामान के साथ पैकेजिंग सामग्री और 3 चरणों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म की स्वच्छता में सुधार करने में मदद करता है। मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम है? तो इसका सही जवाब है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के इस हिस्से के रूप में नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान देश के जाने माने कवियों ने अपनी कविता और दोहे का पाठ किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2023 तक देश भर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे और कवि सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। ये रहा अगला सवाल। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 29 अगस्त 2021 को विज्ञान और भवन से वाइब्रेक ऐप लॉन्च किया है। तो इसे कब किया गया है? तो इसका सही जवाब है कल ही। इसे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया था। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई गतिविधियों और अभियानों का शुभारंभ किया गया। इसमें शामिल है वाइब्रेक ऐप के अलावा कृषि भूमि और औषधीय पौधों की खेती, घरों में औषधीय पौधों का वितरण और आयुष मंत्रालय पर स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए संविदाकरण जैसे 1 साल के अभियान शुरू किए गए। यह सप्ताह भर चलने वाली गतिविधियों और अभियान के 30 अगस्त से 5 सितंबर तक शुरू होंगे। गतिविधियों और अभियान के बारे में जान लेते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई गतिविधियों में शामिल है किसानों के लाभान्वित करने के लिए 75,000 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों की खेती। अब वाइब्रेक ऐप लॉन्च के बारे में जान लेते हैं। ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल है। इसमें आयुष रोग निरोधी दवाओं का वितरण विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के लोगों पर फोकस किया गया है। और वर्ष 2021 में एप्लीकेशन पर वेबिनार भी किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसके बारे में जान लेते हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसे जन उत्सव के रूप में जन भागीदारी की भावना से मनाया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दूसरी वर्षगांठ पर मनाने के अवसर पर फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में यह ऐप लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पायलट कैप्टन एनी दिव्या, पहलवान संग्राम सिंह, पत्रकार अयाज मेनन और आदि से वर्चुअल बातचीत की। फिट इंडिया ऐप के बारे में जान लेते हैं। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी और हिंदी में मुफ्त उपलब्ध है। इसे इस तरह से विकसित किया गया था कि यह बेसिक स्मार्टफोन पर भी काम करता है। यह ऐप किसी भी फिटनेस स्तर की जाँच में आसानी लाएगा। इसमें
फिटनेस स्कोर, गतिविधि ट्रैकर्स, एनिमेटेड वीडियो और व्यक्तिगत विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार योजना जैसी अनूठी विशेषताएं भी शामिल है। अब फिटनेस प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया था। ये प्रोटोकॉल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रमाणित है। फिटनेस मंत्र फिटनेस की खुराक आधा घंटा रोज भी राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अब जान लेते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। इस आंदोलन की शुरुआत पीएम मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर की थी। फिटनेस को हर भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर 2021 में पोषण माह आयोजित करने और उसे मनाने पर प्रकाश डाला है। पोषण अभियान के बारे में जान लेते हैं। पोषण अभियान गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माँ, बच्चों और किशोरियों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह मिशन 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये पोषण का अर्थ है प्राइम मिनिस्टर्स और स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान। इस मिशन की घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी। अब मिशन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। पोषण अभियान कुपोषण की समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित करता है और इसे मिशन मोड में संबोधित करता है। यह मिशन पोषण अभियान मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्यों पर केंद्रित है। पोषण सामग्री वितरण और परिणामों को मजबूत करने का प्रयास करता है। हालांकि बीमारियों के साथ साथ कुपोषण, स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरक्षा पर समुचित ध्यान केंद्रित किया जा सके। अब जन आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए जन आंदोलन जो है, पोषण अभियान एक जन आंदोलन है। इसमें स्थानीय निकायों और जनप्रतिनिधियों द्वारा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी विभाग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र और सामाजिक संगठनों को समावेशी भागीदारी शामिल की गई है। अब पोषण माह इसे क्यों लॉन्च किया है, इसके बारे में बता देते हैं। पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जाता है ताकि समुदाय और संगठित किया जा सके और लोगों को भागीदारी को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2021 में भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महीने को समग्र पोषण में सुधार के लिए केंद्रित और समेकित दृष्टिकोण के साथ साथ साप्ताहिक विषयों में विभाजित किया गया है। यह मोटे तौर पर ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी, स्कूल परिसर आदि में पोषण वाटिका के लिए वृक्षारोपण अभियान पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने 26 अगस्त 2021 को मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के रूप में करार दिया गया। इसमें 6.74 किलोमीटर लंबा पुल माले तथा विलिंगली, थिलापुशी और गुल्ली फालू के द्वीपों के बीच सेतु लिंक शामिल होगा। इस परियोजना को भारतीय निर्माण कंपनी एफकॉन्स द्वारा पूरा किया जाएगा। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध पर राष्ट्रीय योजना, आवास और अवसंरचना मंत्रालय और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। अब परियोजना के लिए अनुदान के बारे में जान लेते हैं। भारत ने इस परियोजना को निधि देने के लिए $100 मिलियन का अनुदान और $400 मिलियन का ऋण सहायता प्रदान करेगी। और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। यह प्रोजेक्ट चीनी सहायता से बनाए गए सिना माले ब्रिज से बड़ी परियोजना है। सिना माले ब्रिज माले को हुनहुले और हुलहुले को जोड़ता है। इसे वर्ष 2018 में पूरा किया गया था। GCMP परियोजना का लक्ष्य 4 द्वीपों को जोड़ना है जो मालदीव की आबादी का आधा हिस्सा है। यह मालदीव के परिवहन और आर्थिक गतिविधि में गतिशीलता जोड़ेगा। यह माले को गुल्ही फालू में नियोजित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और थिलाफुशी में एक औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगा। यह परियोजना अक्षय ऊर्जा योजना का उपयोग करेगी और प्रकाश के प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करेगी। GCMP परियोजना में शामिल है 4 द्वीपों के बीच एक गहरे चैनल में फैले हुए 140 मीटर के 3 नेविगेशन पुल, छिछले पानी या जमीन पर 32 किलोमीटर का समुद्री पुल, 96 किलोमीटर सड़क। भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय परामर्श के बाद GCMP परियोजना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। सितंबर 2019 में भारत के विदेश मंत्री माले यात्रा के बाद यह चर्चा में था और तब से विचार था इसे लॉन्च किया जाए। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभाव और ऐसे परीक्षणों को समाप्त करने के आह्वान के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य किया जाता है। वर्ष 21 में आयोजन की 12वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 सितंबर 2009 को परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अपनाया। कजाकिस्तान में 1991 में USSR द्वारा नियंत्रित सेमीपालाटिंग परमाणु परीक्षण स्थल के समापन की 18वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कजाकिस्तान द्वारा इस प्रस्ताव को शुरुआत की गई थी। अब पहला परमाणु परीक्षण इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में एक रेगिस्तानी स्थल में न्यूट्रिनिटी
ट्रिनिटी नामक पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण ने अमेरिका को अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के सक्षम बनाया। इस घटना के परिणामस्वरूप अनुमानित 2 लाख लोग मारे गए थे, जबकि बचे लोग विकिरण के कारण कैंसर से पीड़ित रहे। अब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के बारे में जान लेते हैं। CTBT की स्थापना UNGA द्वारा 1996 में की गई थी। इसे 170 देशों द्वारा हस्ताक्षरित CTBT की स्थापना UNGA द्वारा 1996 में की गई थी। इसे 170 देशों द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित किया गया था। 15 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए लेकिन पुष्टि नहीं की। इस पर 11 देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब जान लेते हैं इस दिन का महत्व क्यों है। यह दिन किसी भी देश द्वारा सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण और इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालता है। परमाणु हथियार संधि के अप्रसार के हस्ताक्षरकर्ताओं ने परमाणु हथियार के खतरे से शांति को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है। स्पेसएक्स ने 29 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीटीओ एवोकाडो मानवाकार के रोबोटिक आर्म का शिपमेंट लॉन्च किया है। इस शिपमेंट में की डिलीवरी 30 अगस्त 2021 को पहुंच जाएगी। यह एक दशक में नासा के लिए स्पेसएक्स का 23वां मिशन होगा। ड्रैगन अंतरिक्ष स्टेशन के साथ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 2170 किलोग्राम से अधिक आपूर्ति और प्रयोगों के साथ साथ एवोकाडो, नींबू और आइसक्रीम जैसे ताज़ा भोजन ले जा रहे हैं। गर्ल स्काउट्स के परीक्षण विषयों के रूप में चीटीओ, नमकीन, झींगा और पौधों को भेजा जाता है। फाल्कन रॉकेट के बारे में जान लेते हैं। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रिसाइकल किए गए फाल्कन रॉकेट को आकाश में लॉन्च किया गया। लॉन्च के बाद में पहले चरण में बूस्टर को स्पेसएक्स के शॉर्टफॉल ऑफ ग्रेविटी नामक समुद्री प्लेटफॉर्म पर लैंड किया गया। स्पेसएक्स ड्रैगन के बारे में बताते हैं। इस ड्रैगन का एक या कार्गो ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। स्पेसएक्स ने पुनः प्रयोज्य कार्गो अंतरिक्ष यान रीयूजेबल कार्गो स्पेसक्राफ्ट के इस वर्ग को विकसित किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति करने के लिए स्पेसएक्स के फाल्कन 9 लॉन्च वाहन द्वारा कक्षा में लॉन्च किया गया था। इसे पहली बार 2010 में व्यावसायिक रूप से निर्मित और संचालित पहले सफल अंतरिक्ष यान के रूप में लॉन्च किया गया था। 2012 में ड्रैगन का कार्गो संस्करण INS के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने और संलग्न करने वाला पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान बन गया था। स्पेसएक्स ने ISS को कार्गो पहुंचाने के लिए नासा के वाणिज्यिक पुनः आपूर्ति कार्यक्रम के साथ अनुबंध किया था और ड्रैगन ने अक्टूबर 2012 में अपनी नियमित कार्गो उड़ानें शुरू की थी। गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण 28 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। इसे गोपाला का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। डेयरी किसानों की सहायता के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। NDDB के IMAP वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जो डेयरी विकास किसानों को डेयरी पशुओं को बेहतर उत्पादकता प्रदान करने के वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। इस वेब पोर्टल को प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप लॉन्च किया गया था। गोपाला ऐप के बारे में बताते हैं। गोपाला एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। इसका उपयोग सीधे किसान करते हैं। अब गोपाला प्लेटफॉर्म का क्या महत्व है इसके बारे में बताते हैं। गोपाला प्लेटफॉर्म किसानों को रोग मुक्त जन्म प्लान जैसे वीर्य, भ्रूण आदि की खरीद और बिक्री सहित अपने पशुधन का प्रबंधन करने में मदद करेगा। यह गुणवत्ता प्रजनन सेवाओं की उपलब्धता के बारे में भी सूचित करेगा और साथ ही पशु पोषण और जानवरों के उपचार पर किसानों का मार्गदर्शन करेगा। इसमें टीकाकरण, गर्भाधान, गर्भावस्था निदान और किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए तंत्र शामिल है। यह पोर्टल कई परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं को कवरेज और प्रगति की वास्तविक समय पर जांच सुविधा प्रदान करेगा। अब डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में बताते हैं। यह डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में शुरू किया गया था। इस मिशन को कई सरकारी योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, भारत नेट, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया आदि के लिए सक्षम किया गया। इसे ज्ञान के भविष्य के लिए भारत को तैयार करने और सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। अवनी पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में यह स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक में 7 पदक जीते। अवनी के अलावा योगेश ने डिस्कल थ्रो में रजत पदक जीता, जबकि 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया ने इस बार स्वर्ण पदक से चूक गए। उनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। निषाद कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। उसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता और विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। अवनी लेखारा के बारे में बताते हैं। अवनी लेखारा का जन्म 8 नवंबर 2021 को राजस्थान के अवनी लेखारा राइफल शूटर है और वर्तमान में विश्व के 5वें स्थान पर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा के बाद भारतीय रेलवे को 98 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त की घोषणा के बाद भारतीय रेलवे ने 58 वंदे भारत ट्रेन के सेट को एक टेंडर जारी किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के बाद 75 सप्ताह के दौरान 75 ऐसी ट्रेनों को चलाने के लिए निविदा जारी की गई है। वर्तमान में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान 75 ऐसी ट्रेनों को चलाने के लिए निविदा जारी की गई है। वर्तमान में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी। टेंडर के अनुसार मार्च 2024 तक 102 वंदे भारत ट्रेनें रेलवे को दी जाएगी। 102 में से 75 15 अगस्त 2022 तक उपलब्ध हो जाएगी। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF और कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री RCF में नए कोचों का निर्माण किया जाएगा। ICF 30 रेक को निर्माण करेगा, जबकि MCF और RCF प्रत्येक में 14 रेक का निर्माण करेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बता दें, यह भारतीय सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी EMU ट्रेन जिसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, चेन्नई के पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा डिजाइन और निर्मित की गई थी। इसका निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत 18 महीनों में किया गया था। पहले रेक की इकाई लागत लगभग 1 अरब रुपए थी। इस कीमत में के रूप में यूरोप में से आयातित सामान ट्रेन की तुलना में यह 40% सस्ता होने का अनुमान है। ट्रेन 18 को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। 27 जनवरी 2019 को इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया था। ट्रेन 18 की विशेषता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से दौड़ने में सक्षम है। हालांकि जिन पटरियों पर यह संचालित होता है वे इतनी तेजी से गति का समर्थन करने में सक्षम नहीं है। नतीजतन ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से संचालित होती है। इसका परीक्षण 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किया गया था। इसे भारत में चलने वाली सबसे तेज गति की ट्रेन बनाती है। अब जान लेते हैं वीडियो की शुरुआत में पूछे गए सवाल का सही जवाब। AREAS किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई एक पहल है? जिसका सही जवाब है नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, अर्थात एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। इसका गठन नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में एक सोसाइटी के रूप में किया गया था। अक्षय ऊर्जा के लिए राज्य नोडल एजेंसियां इस एसोसिएशन के माध्यम से एक दूसरे के अनुभवों को साझा करती है। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में ग्रिड कनेक्टिविटी और ऑफ ग्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। इस एजेंसी ने हाल ही में अपना 7वां स्थापना दिवस भी मनाया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।